मैम साइंस 2 के लिए भी प्रैक्टिकल बुक बनानी है? नो डियर, रजिस्टर बोला मैंने, लॉन्ग नोटबुक बोली है, कोई प्रैक्टिकल बुक नहीं बनानी है आपको। लॉन्ग नोटबुक जिसको रजिस्टर बोलते हैं वही बनाना है, 200 पेज का साइंस 1 के लिए, 200 पेज का साइंस 2 के लिए। ठीक है, फाइन। यस मैम। चलो आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। लेसन स्टैंडर्ड 6 एंड स्टैंडर्ड 7 से आप इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट वाले शब्द से बहुत ही फेमिलियर हो गए होंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम नियर अबाउट एक ही जैसे शब्द लगते हैं समझने के लिए। हिंदी की टर्मिनोलॉजी में देखो तो दोनों के मीनिंग लगभग एक से ही आते हैं। इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है ना, एंड इकोसिस्टम मीन्स भी वही हमारे आसपास का वातावरण जिसमें जमीन है, पानी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। तो अब अपने को इस बार इन्वायरमेंट की पढ़ाई करने के लिए, इन्वायरमेंट को अच्छे से समझने के लिए हमको इकोसिस्टम समझना बहुत जरूरी होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके साथ साथ वहां की सॉइल, पानी, एटमॉस्फेयर एंड सनलाइट, इन सबका आपस में कुछ ना कुछ एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को मेंटेन करते हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के साथ किस तरह से कंबाइन होकर किसी एक जगह पर रहते हैं, इन्वायरमेंट का बैलेंस बना के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। अर्थ के ऊपर जितनी भी आप जगह देखो रहने के लिए, ये वैरायटीज की है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं प्लेन मैदान है, कहीं जंगल है तो कहीं घास के मैदान है, कहीं खेत है तो कहीं गार्डन है, एंड कहीं नदी है मीठे पानी की है तो कहीं खारे पानी के समुद्र भी है। इन सब जगह पर लाइफ अपने आप एक पर्टिकुलर सिस्टम में चलती रहती है। इमेजिन किया है इस चीज को? एक इकोसिस्टम मतलब एक पूरा का पूरा एक सिस्टम जिसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह में रहने की एक पर्टिकुलर जगह जिसको हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, साइंस की टर्मिनोलॉजी मतलब हैबिटेट मींस रहने की एक जगह। कोई भी प्लांट एंड कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही जिंदा रह सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल पोलार बेयर देखो आप। पोलार बेयर जो है ये पोलार रीजन में ही रहते हैं, या जहां पर बर्फ होती हो उन्हीं रीजन्स में रह सकते हैं। दैट मीन्स पोलार बेयर का हैबिटेट एक कूल प्लेस है, स्नोई प्लेस है, जहां पर बर्फ होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, सनलाइट बहुत कम आती है ना, सैंड एंड सॉइल दिखाई ही नहीं देती, ऑल द टाइम जमीन पर बर्फ कवर रहती है, पानी पर भी बर्फ कवर्ड रहती है। ऐसे हैबिटेट में रहने के लिए हैबिचुअल होता है पोलार बेयर। अब इस पोलार बेयर को अगर हम इंडिया में लाके नागपुर में रखें तो वो जिंदा रह पाएगा क्या? अपने आप को नागपुर के इस वातावरण में वो ढाल पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसको ऐसी हैबिट ही नहीं है ऐसे इन्वायरमेंट की। क्योंकि नागपुर में कभी भी बर्फ नहीं पड़ती है, विंटर सीजन का टेम्परेचर हार्डली 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ठंडा होता है, एंड समर का टेम्परेचर तो 47-48 हो जाता है। तो पोलार बेयर ऐसे टेम्परेचर, ऐसी वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन में जिंदा नहीं रह सकता। इसके ऑपोजिट हम नागपुर के कोई लोग अगर हम वहां रहना चाहें तो वहां ओपन में बहुत सालों तक जिंदा नहीं रह सकते, है ना। तो कहने का मतलब ये कि इस पूरे अर्थ के ऊपर सारे ही एनिमल्स एंड प्लांट्स अपने अपने हैबिटेट में ही अच्छे से ग्रो होते हैं। उनको फलने फूलने के लिए जो वातावरण मिलता है वो उसी वातावरण में अच्छे से फलते हैं, फूलते हैं। ठीक है, एंड इसीलिए हमको अर्थ के ऊपर रहने की इतनी ज्यादा, इतने सारे हैबिटेट दिखाई देते हैं, एंड इसी के साथ साथ इतनी सारी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में वहां पर रहने वाले न केवल प्लांट्स एंड एनिमल्स, बल्कि वहां पर मिलने वाली सॉइल,
सॉइल का टाइप, वहां पर होने वाला बारिश, दैट मीन्स रेनफॉल, वहां पर सनलाइट कितनी आती है, टेम्परेचर कितना है वहां का, देन वहां पर पानी कैसा है, एटमॉस्फेयर में हवा कितनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा रहता है, वो जमीन पर है कि समुद्र के नीचे है वो जगह या फिर पहाड़ों पर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम ज्यादा होता रहता है। तो इन सारे फैक्टर्स के साथ जब पूरी की पूरी एक लाइफ सिस्टम में चलती रहती है, इस पूरे एक सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, मैं एक आपको छोटे से एग्जांपल से समझाऊं इसको। तो इफ इट इज गिवन हियर इन योर टेक्स्ट बुक, यस, सी डायग्राम नंबर 7.1। Yes, ma'am. आप इमेजिन करो कि एक घास का मैदान है या कोई एक गार्डन है, ठीक है। अगेन हु इज दिस? घास का मैदान, सपोज एक ग्रासलैंड है या एक गार्डन है। अब इस गार्डन में इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो है ये एक्चुअली अभी जैसा मैंने कहा, लिविंग थिंग्स भी हैं उसमें, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हैं, एंड कुछ एक नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, जैसे सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सनलाइट। ये 5 नॉन लिविंग चीजें भी इकोसिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तो इसीलिए आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि इकोसिस्टम 2 फैक्टर्स से बनता है। फर्स्ट इज बायोटिक फैक्टर एंड सेकेंड इज अबायोटिक फैक्टर। इकोसिस्टम में जो बायोटिक फैक्टर है, बायो मतलब लिविंग, बायोटिक फैक्टर मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स, कौन कौन से प्लांट्स एंड कौन कौन से एनिमल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। एंड अबायोटिक फैक्टर मतलब वहां पर मिलने वाली सॉइल, वहां का पानी, रेनफॉल कैसा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट इज टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर हैबिटेट का, उस इकोसिस्टम का अबायोटिक फैक्टर कहलाता है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जमीन पर अलग अलग वैरायटीज की जमीन है, अलग अलग वैरायटीज की सॉइल है, तो सॉइल के हिसाब से प्लांट्स भी अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं। पानी में अलग प्लांट पैदा होते हैं, जमीन पर अलग प्लांट पैदा होते हैं, एंड डेजर्ट में अलग प्लांट होते हैं ना, क्योंकि जमीन पर घास के मैदान में अलग सॉइल है, डेजर्ट में अलग सॉइल है, एंड पानी के अंदर अलग टाइप की सॉइल है। तो वहां मिलने वाले प्लांट्स की वैरायटीज भी अलग अलग होंगी, एंड वहां मिलने वाले एनिमल्स की वैरायटीज भी अलग अलग होंगी। ठीक, नाउ अब देखते हैं कि कोई एक इकोसिस्टम पूरा एक सिस्टम की तरह से कैसे काम करता है। डायग्राम नंबर 7.1 में फूड चेन दी हुई है, उससे मैं बताती हूँ आपको। सपोज एक ग्रास का मैदान, ग्रासलैंड है, वहां पर सॉइल है, पानी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है। ठीक है, दीज विल बी ऑल अबायोटिक फैक्टर्स इन ग्रासलैंड, इन अ गार्डन। अब गार्डन है तो गार्डन में बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या होगा? बायोटिक फैक्टर्स में घास होगी, छोटे प्लांट्स होंगे, बड़े प्लांट्स होंगे, होंगे ना। तो समझ लो ये घास है। अब ये घास क्या है? ऑटोट्रॉपिक लिविंग थिंग है। ये सनलाइट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना लेता है, इसलिए इसको फूड के लिए किसी पे डिपेंड होना नहीं पड़ता। दैट मीन्स इस इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट्स हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक, एंड ये फूड प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, नाउ इस इकोसिस्टम में बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। इस घास को खाने वाला एनिमल कौन सा? ग्रास हॉपर जैसा एनिमल जो घास को खाता है ना, बिकॉज दिस ग्रास विल बी फूड ऑफ ग्रास हॉपर। इसने फूड लिया है यहां से। ग्रास हॉपर को खाने वाला दूसरा एक और एक एनिमल है, फ्रॉग। तो ग्रास हॉपर किसका फूड बन गया? फ्रॉग का। फ्रॉग को खाने वाला स्नेक है, एंड स्नेक को खाने वाला वल्चर है, ईगल है। तो
ये एक टाइप का एनिमल दूसरे टाइप के एनिमल का फूड है, दूसरा जो है वो तीसरे का फूड है, तीसरा जो है वो चौथे का फूड है। तो कहने का मतलब ये कि इस फूड चेन में, इस इकोसिस्टम में जितने भी हमने एनिमल देखे, चारों के चारों ये फूड के लिए या तो किसी एनिमल पर डिपेंड कर रहे हैं या फिर प्लांट पर डिपेंड कर रहे हैं। बिकॉज सी वल्चर, स्नेक एंड फ्रॉग जो है ये कभी घास नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी इनका पेट भर रहा है ना, पेट भर रहा है, इनको खाना मिल रहा है। तो इनको खाना कहाँ से मिल रहा है? ग्रास हॉपर से। ग्रास हॉपर की एनर्जी गई इसके अंदर, इसकी एनर्जी इसके अंदर, एंड इसकी एनर्जी सीधे ईगल के अंदर आ गई, सबको फूड मिल गया, है ना। इसीलिए ये चेन जो इस तरह की कहलाती है ना, इसको फूड चेन बोलते हैं इकोसिस्टम की। आ रहा है समझ में? तो इकोसिस्टम में ये सारे के सारे एनिमल्स जो अपना खाना प्रोड्यूस नहीं करते, दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स, दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। ठीक है, एनिमल्स क्या कहलाते हैं इकोसिस्टम में? कंज्यूमर, क्योंकि ये सिर्फ कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली खा लेते हैं, बनाते नहीं है। आया समझ में? प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? खाली प्लांट्स होंगे, एंड सारे के सारे एनिमल्स जो होंगे दोज विल बी कंज्यूमर्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Is this Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay? Now consumers, Yes, ma'am. yes, consumers में भी अब अलग अलग टाइप देखते हैं। सबसे पहला कंज्यूमर कौन है इस फूड चेन में, इस इकोसिस्टम में? सबसे पहला कंज्यूमर कौन है? Grasshopper. ग्रासहॉपर। यस, क्योंकि प्रोड्यूसर ने, Grasshopper. एग्जैक्टली, बिकॉज प्रोड्यूसर ने जो फूड बनाया था वो सबसे पहले किसने खाया? ग्रासहॉपर ने। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स, है ना, जो एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट्स पर अपना फूड के लिए डिपेंड करते हैं, यानी घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। पहला कंज्यूमर लेवल क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोरस एनिमल्स, क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। याद आया पुरानी क्लास का हर्बीवोरस एनिमल्स? Yes, ma'am. Yes. Yes. So all the herbivorous Yes. animals will be primary consumer. अब इकोसिस्टम में वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला जो सेकंड नंबर का कंज्यूमर है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये घास नहीं खा रहा है, ये क्या खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है। Therefore, this level of consumer will be called as secondary consumer. ठीक, सेकंड को खाने वाला ये तीसरा है, स्नेक। नताशा पौनेकर, बेटा मैं आपको क्लास से रिमूव कर देती हूँ। यू आर टचिंग द स्क्रीन। सो फ्रॉग इज सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक विल बी टर्शियरी कंज्यूमर, तीसरे नंबर पर है, therefore it is called as टर्शियरी कंज्यूमर। एंड ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये तीनों एक्चुअली, क्योंकि ये खाने वाला, स्नेक को खाने वाला जो चौथे नंबर का है, दिस इज कॉल्ड एज अपेक्स कंज्यूमर। क्या बोलेंगे ईगल को? अपेक्स कंज्यूमर। अपेक्स कंज्यूमर मतलब सबसे टॉप का कंज्यूमर। ईगल को खाने वाला कोई और एनिमल है ऊपर? नहीं है। ईगल को खाने वाला कोई एनिमल नहीं है ना, क्योंकि ईगल खुद ही अपनी लाइफ जिएगा और मर जाएगा, है ना। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ईगल के ऊपर कोई कंज्यूमर नहीं है, ईगल को खाने वाला और कोई एनिमल नहीं है, इसीलिए ईगल को हमेशा एपेक्स कंज्यूमर कहेंगे। जो कंज्यूमर सबसे टॉप लेवल पर रहेगा, जिसके ऊपर उसको खाने वाला कोई दूसरा एनिमल नहीं होगा, तो ऐसा कंज्यूमर लेवल कहलाएगा एपेक्स कंज्यूमर। ठीक है, नाउ अब इन तीनों को देखो, ये तीनों कंज्यूमर कैसे हैं? इसने भी एनिमल को खाया, स्नेक ने भी एनिमल को खाया, एंड ईगल ने भी एनिमल को खाया। तो ये हर्बीवोरस तो नहीं है, नहीं है ना। तो ये तीनों क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। Carnivorous. हाँ, ठीक है ना। Carnivorous सेकेंडरी animal. कंज्यूमर है, कार्निवोरस है,
ये टर्शरी कंज्यूमर है, कार्निवोरस है क्योंकि ये घास नहीं खाते। एंड ईगल जैसा एनिमल भी एपेक्स कार्निवोर कहलाता है क्योंकि टॉप पर है इस सिस्टम में, इसके ऊपर कोई इसको खाने वाला एनिमल नहीं है। ठीक है, तो ये कार्निवोरस एनिमल्स हो गए। अब इमेजिन करो घास किसी ने खाई नहीं तो सूख गई, गर्मी आने पर मर गई घास, ये मरेगी। ग्रास हॉपर को किसी फ्रॉग ने नहीं खाया तो ग्रास हॉपर भी अपनी लाइफ जिंदा रहेगा और मर जाएगा। इसी तरह से ये सारे एनिमल्स अगर किसी ने नहीं खाए तो अपनी अपनी लाइफ जीने के बाद मर जाएंगे। ईगल भी मरेगा एक दिन। तो ये सारे के सारे जो लिविंग एनिमल्स हैं ये अपनी अपनी एक लाइफ जीने के बाद मर जाते हैं। एंड मरने के बाद कहाँ आते हैं? वापस से सॉइल में आ जाते हैं। एंड उस मरे हुए प्लांट्स के ऊपर, मरे हुए एनिमल्स के ऊपर फंगस जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। फंगस जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अब इन मरे हुए प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है ना, एंड उनकी बॉडी को फिर से सॉइल में बदल देते हैं। ये चीज मालूम है ना आपको? बैक्टीरिया एंड फंगस जो है अपनी मरी हुई बॉडी को पूरी Yes. तरह से सॉइल कर देते हैं। Yes, ma'am. तो देखो ये फिर से वापस से सॉइल के अंदर सारे के सारे बॉडी के मिनरल्स पहुंच गए, है ना। तो ये जो एनिमल्स हैं जो डेड मटेरियल पर खाना खाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ओमनिवोरस एनिमल्स। ये देखो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक, कंज्यूमर्स कार्निवोर्स कहलाते हैं। ओमनिवोरस एनिमल इस चेन में नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। एंड जो फंगस जैसे है प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरिया जो हैं ये कहलाते हैं कन्वर्टर, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं ये, क्योंकि ये मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल की बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं एंड वापस से उसको सॉइल बना देते हैं। उसी सॉइल में फिर नया प्लांट उगता है, नए प्लांट को ये खाता है और इस तरह से ये चेन हमेशा चलती जाती है। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरह से, इस तरह से लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स चेन में चलती रहती हैं, रोटेशन में चलती रहती हैं एंड एक इकोसिस्टम पूरी तरह से इन्वायरमेंट में बैलेंस बना के रखता है। आया समझ में? Yes, ma'am. ओके, Yes, अब yes. देखते हैं। Yes, ma'am. हाँ, अब ये Yes, ma'am. सी दिस टेबल। Yes, ma'am. अब बहुत सारे एक साथ इकोसिस्टम में आपको बताऊं, और उस इकोसिस्टम में जनरली जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, वो कौन कौन होते हैं वो आपको बताती हूँ। सी दिस टेबल, हाँ सबके बुक में बना हुआ है ये ब्लू बॉक्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब हर्बीवोर्स, ये अब आपको भूलना नहीं है सबको। प्राइमरी कंज्यूमर्स मींस हर्बीवोरस एनिमल्स, जैसे ग्रासहॉपर, स्क्विरल, एलिफेंट, दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, मतलब प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स कहलाते हैं, फ्लैश खाने वाले एनिमल्स जो शिकार करके खाते हैं, लाइक फ्रॉग, आउल, फॉक्स एक्सेट्रा। दीज कंज्यूमर यूज हर्बीवोरस एज देयर फूड, इन एनिमल्स को खाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स को। इसके बाद अपेक्स और टॉप कंज्यूमर, ये भी कार्निवोर होता है। These consumers uses herbivorous and carnivorous as their food. No other animal feed on top consumer. टॉप कंज्यूमर के ऊपर कोई नहीं होता, उनको खाने वाला कोई नहीं होता। जैसे ह्यूमन बीइंग, लायन, टाइगर, ईगल, जंगल में लायन टाइगर के ऊपर कोई एनिमल नहीं है ना। घास के मैदान में ईगल के ऊपर कोई नहीं है। एंड खेत की बात करो तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर कोई एनिमल नहीं है। ठीक, नाउ सी ओमनिवोरस एनिमल मतलब मिक्स्ड कंज्यूमर, जैसे हम ह्यूमन बीइंग, हम टॉप कंज्यूमर तो हैं लेकिन हम ओमनिवोर हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स एंड बेयर जैसे एनिमल्स ये हर्बीवोर्स भी हैं एंड कार्निवोर्स भी हैं, यानी हम प्लांट्स भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं। बेयर भी ऐसे ही है, बेयर प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाता है एंड एनिमल्स को भी खाता है। इसलिए ऐसे एनिमल्स जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं एनिमल्स को भी खाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओमनिवोरस और मिक्स्ड कंज्यूमर। देन इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड इकोसिस्टम में मैंने आपको इसी के साथ ये फूड चेन एक्सप्लेन किया कि कैसे प्लांट ने अपना फूड जमीन से मिनरल्स एंड वाटर से उठाया, फूड बनाया, ग्रास हॉपर ने खाया,
ये फूड बना फ्रॉग का, फ्रॉग फूड बनेगा स्नेक का, एंड स्नेक फूड बन जाएगा ईगल का। ये सारे एनिमल्स जब मर जाएंगे तब इन सबको खाने वाले कौन है? बैक्टीरिया एंड फंगस। तो बैक्टीरिया एंड फंगस का फूड हो जाएगा ये सारे मरे हुए एनिमल्स, एंड फिर वो से बैक्टीरिया इन एनिमल्स को खाने के बाद उसके जो डेड पार्ट्स हैं, जो बचे हुए पार्ट्स हैं, उनको वापस से सॉइल में मिला देता है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम। एंड हम इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स कैसे होते हैं। किसी भी एक इकोसिस्टम में अगर इस तरह की फूड चेन में कोई चेंजेस आ गए तो उससे इकोसिस्टम में और वहाँ के इन्वायरमेंट में क्या क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक इस पोर्शन को आप रीड करके रखना।